Hello students, welcome back to our channel. So in this today's video, I wanna discuss that how I scored 92% in my class 12 board examination. But before going to start this video, I just want to share my little journey with you. So basically सबका एक ड्रीम होता है कि क्लास 11 में साइंस लेनी है, बिकॉज आई एम अ दिल्ली स्टूडेंट. तो यहाँ पे क्लास 11 में साइंस लेने के लिए आपको क्लास 10th में अच्छा परसेंटेज लाना होता है, इसलिए फिर आपको 11th में साइंस मिलती है. सो क्लास 10th में बहुत मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी ताकि क्लास 11th में आई जस्ट गेट द साइंस स्ट्रीम. सो फाइनली क्लास 11th में मुझे साइंस स्ट्रीम मिली. एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस की मिली है, बट उस सक्सेस के पीछे था एक बहुत बड़ा स्ट्रगल. शायद एक ऐसा स्ट्रगल जो आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ. सो जब ये स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस तरह से 92% स्कोर करा बिना किसी देरी के. सो माय नेम इज निशा बरवाल. आई सिक्योर 92% इन माय फिजिक्स. सो बेसिकली क्या हुआ था, मेरा एक टर्निंग पॉइंट था छोटा सा. जब मैं क्लास 11 में गई, मैंने ट्यूशन ज्वाइन करा और मेरा यूनिट टेस्ट हुआ फर्स्ट. एंड आई वॉज लिटरली वेरी श्योर कि मैंने जो स्कोर करा था वो लिटरली बहुत पासिंग मार्क्स से बहुत करीब था. लाइक मैं पास ही थी. तो मुझे बहुत बड़ा लाइक वही क्या हुआ मेरे साथ. तो मैं ट्यूशन में गई. ट्यूशन में देखा कि ऑलरेडी सभी बच्चों का यही हाल था. तो मुझे दो चीज़ों पर डाउट हुआ, या तो मुझ में कोई कमी थी या फिर ट्यूशन में कोई कमी थी. तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी अब दूसरा ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए. तो मैंने अब ट्यूशन को क्विट कर दिया बिना सोचे समझे. देन मैंने स्टार्ट करा यूट्यूब से. तो मैंने क्या करा, पहले एक मैंने डायरी मेंटेन करी, वहाँ पे हर एक चैप्टर लिखा. अब या आप इसे क्लास 11 की तरह लो या क्लास 12 की तरह. तो अब मैं क्लास 12 पे आ जाती हूँ. मैंने क्लास 12 में किस तरह से जो मैंने क्लास 11 में फॉलो करा वही सेम मैंने क्लास 12 में फॉलो करा. तो क्लास 12 में मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया. स्टार्टिंग फ्रॉम दी मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था क्लास 12 का पढ़ना. नाउ इट्स ऑलरेडी अगस्त. तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने एक मेंटेन करी डायरी. पहले पेज पे फर्स्ट चैप्टर लिखा, नेम लिखा, उसमें क्या क्या करना है मैंने वो स्टार्ट करा. तो फर्स्ट तो मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर की देखना. तो वहाँ पे ना उस टाइम क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं तो एक कॉम्पिटिशन होता है. कॉम्पिटिशन इज़ लाइक दैट कि मेरी फ्रेंड में इतने सारे चैप्टर्स हो गए उसके, बट मेरा भी एक भी नहीं हुआ. इस बात का कॉम्पिटिशन. तो उस कॉम्पिटिशन के पीछे मत पड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करोगे लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है, आपका उस चैप्टर में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पकड़, वो नहीं हो पाएगा. तो पहले आपको चाहे 1 महीना भी लगे ना एक चैप्टर को करने में, आप दो पूरा टाइम दो. क्योंकि भले आपके 2 चैप्टर एंड में रह जाए लेकिन जितने चैप्टर प्रिपेयर हो आप उसमें सॉलिड हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी. तो वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैं क्या करती थी, जैसे चैप्टर लिया मैंने फर्स्ट, मैंने उसके यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत सारी अवेलेबल है. मैंने चाहे उसे 1 वीक लगे या 2 वीक्स लगे, मैंने उस वीडियो को कवर करना है, उसको अच्छे से समझना है, उसमें क्या है क्या नहीं, जितना भी टाइम लगे. और जैसे मैं जब वीडियोस देखती थी तो साथ साथ में जैसे टीचर्स बताते थे मैं वैसे वैसे नोट्स बनाती थी. तो सरप्राइजली ये होता था कि जब नोट्स बनते थे, मेरा एक रजिस्टर होता था एकदम, उसका हाफ ना एक चैप्टर से भर जाता था. तो एंड में मैं इतना सारा नहीं पढ़ सकती हर एक चैप्टर का. तो अब मैंने क्या काम करना था, सेकेंड मेरा काम, जब मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन देखी मुझे चैप्टर समझ में आ गया. देन मैंने मेरे नोट्स बन गए. अब मैंने क्या करना, उसको छोटे वे में कंप्रेस करना है. तो जो नोट्स थे अब मैं उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करूँगी, जिसमें थ्योरी होगी, जिसमें डेरिवेशंस होंगे, जिसमें फॉर्मूलाज होंगे, डायग्राम्स इंक्लूड सब कुछ होगा, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में होंगे, जैसे 5 पेज मिनिमम एंड मैक्सिमम टू 6 पेजेस. तो 5 to 6 पेजेस में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करती थी शॉर्ट नोट्स में. जब शॉर्ट नोट्स हुए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, शॉर्ट नोट्स तो ठीक है. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, आगे जाके जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, वीडियो में मैं आगे बताऊंगी, तो मुझे दिक्कत आई कि मैं बार बार पेज पलटती थी कि ये क्वेश्चन कहाँ है, इसका फॉर्मूला कहाँ है. तो बहुत दिक्कत होती थी. तो फिर देन मेरा थर्ड काम था फॉर्मूला चार्ट बनाना. तो मैंने फॉर्मूला चार्ट बनाया. फॉर्मूला चार्ट में मैंने अपने सारे फॉर्मूलेस लिखे. एंड फॉर्मूला चार्ट कैसा होता है, एक सिंगल पेज हुआ, वो सिंगल पेज में मिनिमम 2 पेजेस, उससे ज़्यादा नहीं, उसमें सारे मैंने फॉर्मूलेस कंप्लीट करने. वो जितने भी हमारे फॉर्मूलेस होते थे मैंने वो सारे फॉर्मूले लिखने, मेरे फॉर्मूलेस कंप्लीट हो गए. अब मैं यहाँ पे मेरी 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई, वीडियो एक्सप्लेनेशन, नोट्स, शॉर्ट नोट्स और अब फॉर्मूला चार्ट. तो 4 चीज़ें मेरी काम पे कंप्लीट हो गई. अब उसके बाद डायरेक्टली जंप नहीं करना कि मेरा सब कुछ हो गया, नाउ आई शुड डू दी न्यूमेरिकल्स. नो, क्योंकि जैसे आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आप अपना जो कॉन्फिडेंस है ना बिल्कुल लूज कर दोगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया है कि मुझे चैप्टर समझ में आ गया, वो भी जाएगा. तो यहाँ पे मेरा सब कुछ जो मेरा रिटन वर्क था वो कंप्लीट हो गया. ऑफिशियली जो मैंने करना था वो मेरा कंप्लीट हो गया. फिर उसके बाद बारी आती है जो असली, जहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो, क्योंकि ये तो बना बनाया आपको मिल गया. अब जो असली स्ट्रगल होता है ना वो यहाँ से होता है. यहीं से अगर आपने कोई भी लापरवाही करी तो आप वही एवरेज स्टूडेंट पे आ जाओगे.
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने सब कुछ याद करना है, रिवाइज करना है। अभी आपको न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना है, जाओगे मोटिवेशन लूज करोगे, न्यूमेरिकल्स के लिए मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ये नहीं होगा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारा कुछ रिवाइज करा, याद कर लिया, आपको पता लग गया इस चैप्टर में भाई ये चीज़ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलते हैं कि फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ो, सिर्फ इनऑर्गेनिक की पढ़ो, फ़ायदा नहीं होता, बहुत फ़ायदा होता है। अभी आपने देखा होगा 2024 के अंदर ये क्वेश्चन था जिसकी वजह से एनसीईआरटी की वजह से कई बच्चों ने -5 हो गए जिनके। तो एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और नया एडिशन ले लेना प्लीज़। तो अब हमने एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी में ना मैंने वो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो या कंप्लीट नोट्स हो। अगर वो नहीं है तो मैं उसको हाईलाइट करूँगी, मैं देखूँगी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, सारे चैप्टर्स मेरे सारे, मतलब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया। अब जो इतने भी हाईलाइट्स पॉइंट्स है ना, अब मैं एक पेज लूँगी, उसमें हाईलाइट्स पॉइंट लिखूँगी। ये क्या होगा, मेरा एनसीईआरटी हाईलाइट होगा, इसमें एनसीईआरटी का हाईलाइट है जो मुझे एग्जाम से थोड़े टाइम पहले पढ़ के जाना है। ये हो गया। ये क्यों कर रहे हो, ताकि मेरे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन जाए, वहाँ गलती ना हो, मुझे सब कुछ पता होगा तो मैं असर्शन रीजनिंग कर पाऊंगी। तो ये मेरा डन हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल्स पे जाना है। देखो न्यूमेरिकल्स सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं काइनेमेटिक्स का एग्जांपल लेती हूँ। एक बॉडी है स्टार्ट करती है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि बॉडी स्टार्ट कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है इतनी स्पीड से, फिर वो कुछ पॉइंट के लिए मतलब उसने 30 किलोमीटर कवर करा, देन उसके बाद वो डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी और उसके बाद वो स्टॉप हो गई। तो व्हाट्स इट्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट जहाँ से उसने डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट करा। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आएगा जब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। अभी रिप्रेजेंट कैसे करना, क्यों करा, मुझे कैसे पता लगा रिप्रेजेंट करना, यही मैं आप बताऊंगी कि मुझे कैसे पता लगा कि पहले मुझे ए पॉइंट पे लिखना है कि उसकी स्पीड कितनी थी, बी पॉइंट मेंशन करना है 30 किलोमीटर, बी पॉइंट की स्पीड मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, सी पॉइंट पे वो रुक गई तो स्पीड क्या होगी 0, यहाँ से डी एक्सलेट करें इनकी एक्सलेशन माइनस में जाएगा, यहाँ एक्सलेट करें तो एक्सलेशन पॉजिटिव में जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब सीधा न्यूटन का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल। तो ये मुझे कैसे पता लगा, तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी बुक लेनी है जो सोल्व एग्जाम्पल, यहाँ पे सिर्फ सारे सोल्व क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक के सब टॉपिक के आपको एक इजी एक हार्ड ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बर्नौलीज थ्योरम ली, मुझे बर्नौलीज थ्योरम के मैंने इजी क्वेश्चन करा, समझ में आ गया, हार्ड करा, एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो थोड़ा बहुत उसमें अब वेरिएशन हो सकता है कि आप 4-5 कर लो, 10-15 भी कर सकते हो, जब तक आपको समझ में ना आए कि उसमें क्या अप्रोच ले रहे हैं, क्या कंसेप्ट ले रहे हैं और कैसे सोल्व कर रहे हैं। जब ये समझ में आ जाए फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। इस तरह से आप करते जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर होगा। इससे आपको क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको ये पता चल गया, आपको वे पता चल गया, ये डन हो गया। यहाँ से आपने क्या करा, आपको एक अप्रोच मिली, यहाँ से आपको एक अप्रोच तो मिली। दूसरा, आप बोर्ड के बच्चे हो, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा, आपको सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो आपको दिखता है जब सोल्व करते हो कि इनिशियल स्पीड वाज दैट, फाइनल स्पीड वाज दैट, इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन, तो वो भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका ये फायदा होगा। ठीक है, अब जब आपने ये सब कर लिया, आपने सोल्व एग्जाम्पल कर लिए, अब आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन पे अभी भी नहीं जाओगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ अगर बच्चा ये कर लेना तो पास तो हो ही जाता है फिजिक्स में, वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। तो मैंने क्लास 12th में PYQ की बुक ली, बहुत सारी बुक्स आती है, मैंने MTJ ली थी, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने वो बुक ली, जितने भी क्वेश्चन हैं वैसे 100-200 क्वेश्चन जितने भी हर एक चैप्टर के, मैंने कम से कम 4 से 5 बार ही करे होंगे। एक बार तो मतलब नॉर्मल, एक बार तो ऐसा होता है आपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में, आप पीछे जाते हो, आंसर देखते हो, ठीक है, ऐसा ऐसे कर लेते हो। यही आप जब सेकंड टाइम करोगे ना ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यार मैंने तो करे थे बट अब क्यों नहीं हो रहे, फिर आप पीछे जाओगे, थर्ड टाइम भी आप पीछे जाओगे, फोर्थ टाइम भी जाओगे, और 5 टाइम में आप 80% क्वेश्चन खुद ही बिना पीछे देखे हिंट देके आप कर लोगे। लेकिन 20% क्वेश्चन अभी भी ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। अब वो टाइम है कि उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करो कि मैंने 4-5 बार ही कर लिए, मुझे बाकी सारे क्वेश्चंस तो हो गए बट मुझसे वो नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ तो दिक्कत है, जो मुझे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊँ, तो एग्जाम से पहले मुझे वो क्वेश्चन रिवाइज जरूर करने हैं, हाईलाइट वाले। ठीक है, आपको हाईलाइट करने हैं। अब जब आप 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको एक तो आप उससे डील कर पाओगे कि किस तरह के और कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आप कर पा रहे हो कि नहीं।
जब आपको पता लगेगा मैंने 5th टाइम में सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक अलग से मोटिवेशन आएगा, एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने ये कर लिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आना है, वो इसी से ही आएगा। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, अब आप जाओ मॉड्यूल पे, कोई भी मॉड्यूल हो, किसी भी तरह के एक्सेल वर्मा, एसएल अरोरा, अरिहन, जो मर्जी है वो लो, आप क्वेश्चंस करो। थोड़े बहुत डिफिकल्ट लगेंगे उसे मार्क डाउन कर दो, छोड़ दो। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने क्वेश्चन करो, ठीक है। जैसे कि 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है ना अब आपसे। बल्कि ऐसा नहीं होगा, मेरे टाइम पे तो मैं कर लेती थी, बल्कि जैसे अगर 100 क्वेश्चन है ना उसमें से 10 या 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, बाकी कर लेती थी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्विंग का पता लगा कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। तो जब यहाँ पे मॉड्यूल हो गए, अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चन सोल्विंग। अब आपकी बारी आती है कि थ्योरी पार्ट। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे थ्योरी पार्ट भी होगा। मैंने क्या करा था, थ्योरी पार्ट को भी साथ साथ करा था जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही थी। थ्योरी पार्ट को कैसे करना है आपने करा, अब आप ना एक रफ नोटबुक लोगे और वहाँ पे लिखोगे कि इसमें मैं क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करूँगा इस थ्योरी पार्ट में, वो लिखो, ठीक है। और फिर हिंट में जाओ और देखो जो आपने पॉइंट्स लिखे थे, क्या वो सारे जो आपका हिंट है उसमें जितने भी पॉइंट्स मेंशन है, क्या आपने सारे पॉइंट्स मेंशन करे हैं कि नहीं। अगर नहीं करे तो आपको मिस कर दो, उसका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। आपको सारे पॉइंट मेंशन करने हैं तो आप फिर वो मेंशन करो। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है आपके नंबर्स को इंक्रीज करने की, जिससे आप अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 में से 5 ले सको। तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करना सीख लिया, ठीक है। थ्योरी पार्ट हमारा हो गया, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। अब रहता है हमारा डेरिवेशन का। अब डेरिवेशन का तो देखो, डेरिवेशन तो आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि आज आपने याद करी, आज छोड़ दो, अब कल लिखो, कल लिखी फिर परसों लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होंगे डेरिवेशंस। और डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पास करने के लिए, डेरिवेशन करना, और थ्योरी पार्ट से आप पास तो हो ही जाओगे। सो इसी तरह से आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, कवर करने हैं। जब आप एंड में जाओगे लाइक दिसंबर जनवरी, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेते हो। मेरा तो दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था सब कुछ, दोबारा रिवाइज करके भी, ठीक है। दिसंबर के बाद क्या करना है, जो मैंने नहीं करा था, ठीक है, मतलब इतना नहीं करा था जो ज़्यादा करना चाहिए था, जिसकी वजह से 92 मेरा नंबर रहेगा, नहीं तो मेरे और आगे हो जाते। तो वो है सैम्पल पेपर्स। देखो सैम्पल पेपर को सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, वही आपके नंबर को इंक्रीज़ करेगा। आप डिफरेंट सैम्पल पेपर लीजिए, उस सवाल का आता है, कुछ CBSE के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वो सैम्पल पेपर करिए। सैम्पल पेपर करने का क्या मेथड होता है कि आपने पहले एक क्वेश्चन पेपर लिया, खुद पढ़ के नहीं करना, उसको सोल्व करना है यार। तो जैसे कि 3 घंटे का आपका एग्जाम टाइम होता है, आप पहले सेट करो 3 घंटे, आप पूरा अपना एग्जाम करो, लिखो, ठीक है, सोल्व हुआ। अब यहाँ से आपको क्या पता, जैसे 3 आवर खत्म हो गए, यहाँ से आपको पता लगेगा प्रेशर कि मुझे इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्रेजेंट भी करना है और दोबारा रीचेक भी करना है, कहीं सीधी मिस्टेक ना हो गई हो। तो यहाँ से आपको पता लगेगा प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब आप 3 घंटे में अगर आपका पेपर नहीं हो पाया तो स्पीड इंक्रीज करो। 3 घंटे में पेपर हो गया, अब उसको कम करो, 2.5 घंटे में अपना पेपर करो, ताकि जो आधा घंटा है ना वो आप अपनी सीधी मिस्टेक पकड़ने में काम कर सको। तो अब आपको पेपर सोल्व करना है एक और, मतलब आपको कम से कम 15-20 पेपर तो सोल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे तो अब आप अपना टाइम, सेकंड जब आप पेपर करोगे तो उसका टाइम कम कर दो, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में पेपर करो। जब 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाए, जो आधा घंटा बचे 30 मिनट, उसमें क्या करो, पेपर को रिवाइज करो, कहाँ कौन सा क्वेश्चन छूटा उसको करो, कहीं कुछ मिस तो नहीं रह गया, गलती से मेरे दिमाग में वो पॉइंट मेंशन करना भूल गया, वो मेंशन करो। सब कुछ करना है। कहीं डायग्राम बन सकता है तो मैंने क्यों नहीं बनाओ यार, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। सैम्पल पेपर सारे सोल्व करने हैं, हवा में नहीं लेना है, यही गलती मैंने करी थी, तब मेरे नंबर रह गए थे। एंड टाइम में एक प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जो नहीं पता लगती, और मेरे टाइम में सिली मिस्टेक्स तो बहुत ज़्यादा कर दी थी मैंने। तो ये सैम्पल पेपर्स आपको सिली मिस्टेक से बचाएंगे, ठीक है। एंड द लीस्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो उन बच्चों के लिए जिनकी राइटिंग हद से ज़्यादा ख़राब होती है। लाइक इन माई केस, मेरी राइटिंग मतलब ऐसा नहीं था कि समझ आती थी, लेकिन एवरेज राइटिंग थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी जिसे कह के वाओ को। तो सिंपल सी राइटिंग थी मेरी, तो वहाँ दिक्कत आती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चेक कर रहे होते पेपर, जो टीचर्स चेक कर रहे होते हैं, राइटिंग अच्छी होती है, नंबर दे देते हैं, बट मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, क्योंकि कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, जैसे कि मेरी नहीं थी। तो वहाँ पे आपको पेपर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। पेपर होता है पूरा, यहाँ लाइन खींचो, यहाँ लाइन खींचो, सेक्शन ये अटेम्प्ट कर रहे हो,
सेक्शन ए लिखो, बॉक्स के अंदर बंद करो, थोड़ा बड़ा लिखो, जैसे कि 2 लाइन में आप सेक्शन ए लिखो, बॉक्स में बंद करो, देन क्वेश्चन 1 का आंसर 1 देन लिखो। ये नहीं कि आपने आंसर लिख दिया, कौन सा आंसर भाई, किसका आंसर, कौन से सेक्शन का, सब रिप्रेजेंट करो। आंसर 1 लिखा, आंसर लिखा आपने पूरा, सब कुछ मेंशन करो यार। अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर अगर इतने पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए तो करो, भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। और जैसे कि जो पॉइंट होना चाहिए ना मेंशन, उसको बाद में अंडरलाइन करो। जो मैंने बताया ना आधा घंटा, वो ये काम आता है भाई, तो मैं ऐसे अंडरलाइन करो, साथ साथ भी कर सकते हो, बट अगर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसका एंड के लिए छोड़ दो, अंडरलाइन करो। फिर जैसे आपका एक आंसर कंप्लीट हुआ, 2 लाइन का गैप छोड़ के देन आंसर 2 करो। क्यों? एक तो हिचपिच नहीं होती हम जैसे राइटिंग्स वाले के लिए, कोई बहुत होश पोश हो जाता है, ठीक है। और बाद में होता है कि आपने आधा घंटा जो छोड़ा है उसमें आप दोबारा रीचेक करो पेपर, कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है मैंने मेंशन करना चाहिए था, अब आपके पास स्पेस है, वहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन 2 लाइन छोड़ो, आंसर 2। जब आपका एक पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए देन नीचे लाइन क्रॉस करो और ख़त्म करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, सेक्शन नहीं करा, उसका क्वेश्चन 1 कर दिया, देन सेक्शन बी। ऐसे करोगे जो बंदा चेक करने वाला ना वो बहुत ही इरिटेट हो जाएगा यार, क्योंकि उसको बहुत सारे पेपर चेक करना होता है, बार बार कहाँ सेक्शन ए का सेक्शन बी ढूंढेगा। तो सेक्शन ए है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन इन केस आपको क्वेश्चन को नहीं आ रहा, आंसर 2 लिखो, आपको पता है एक नंबर का 4 या 5 लाइन से ज़्यादा तो मैं नहीं लिखूंगा, उतना स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो, स्पेस छोड़ दो, सिंपल। ज़्यादा स्पेस छोड़ दो, आपको लग रहा है, ऐसे कर सकते हो। बट ऐसे मत करना प्लीज़ कि किसी सेक्शन ए में सेक्शन बी घुसा रहे हो। तो प्रेजेंट करने का तरीका भी रियली नंबर लाता है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसका मतलब कि राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी इंग्लिश में ऐसा होता था कि उसकी ग्रामर अच्छी नहीं थी। तो जब उसका पेपर जब चेक होके आता था यूनिट टेस्ट का, तो हम देखते थे लाइक इसने क्या ग्रामर लिखे, लेकिन उसको 5 में से 5 मिले होते थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स राइटिंग। उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और एक प्रेजेंट करने का वे था, तो टीचर को लगता था शुरू के पॉइंट्स बड़े ठीक है, नंबर दे दिए, दैट्स इट। तो एक ये भी होता है, बट वो लक पे डिपेंड करता है। सो आप ऐसे मत करना कि राइटिंग अच्छी लिख दो, कुछ भी नहीं मेंशन करना। तो आपको जब पेपर करो तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट अच्छा करना है, काट पीट, जब कैसे कोई क्वेश्चन गलत है एक सिंपल यू क्रॉस लगाओ, डोंट डू दैट। ये करने से ना बहुत ज़्यादा वो होता है, आंखों में पड़ता है, तो ऐसे मत करना। तो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का भी तरीका आपको पता लग गया है। और बाकी होता है एंड टाइम तक रिवीजन करो। रिवीजन तो बहुत इनिशियल है, आपने नोट्स बना दिए, फॉर्मूला चार्ट बना लिया, उसका क्या करोगे जब वो याद ही नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट के अंदर ना आपको रिवीजन तो करनी है, रिवीजन एंड देन टेस्ट, रिवीजन देन टेस्ट। टेस्ट में सीबीएसई सैम्पल पेपर, रिवीजन टेस्ट, यही करोगे स्कोर कर पाओगे। और अगर ऐसे ही आप करोगे तो 100/100 पे ले आओगे। मेरी जो गलती थी मैंने वो भी आपको बता दी ताकि आप वो गलती ना करो। और अगर आपको किसी और से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं पक्का बनाऊंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।